नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अभी हम रीट लेवल सेकंड का जो है वो बाल विकास के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे एग्जाम हॉल में, तो आपको एक एक चीज मेरी याद आ रही होगी जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो बहुत ही अच्छा पेपर था। और इसमें चार पांच क्वेश्चन ऐसे थे जिनका लेवल बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे से आपको सोच समझ के करना था। बाकी पेपर जो है आपका एक नॉर्मल पेपर है, जैसा जो लास्ट ईयर एग्जाम था रीट का 2018 वाला, उसकी तुलना में तो ये पेपर नॉर्मल था। तो तो अभी हम इसके 30 क्वेश्चनों के आंसर पर बात करेंगे। और 30 में से आपके कितने सही होते हैं वो आप लिख के जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा मैं ये मान के चल रहा हूं कि 30 में से 27-28 तो आपके सही हो गए होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। 25 तो कम से कम सही हुए हैं, ऐसा तो मुझे लगता है। और 27-28 की रेंज में बहुत सारे विद्यार्थी रहेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। मैंने बाल विकास का ऐप पर एक कोर्स शुरू किया था न्यूनतम शुल्क में, साइकोलॉजी का बाल विकास का। तो 115 वीडियो लेक्चर बनाए थे उसमें, जिसमें लगभग अगर उनका समय निकालें तो लगभग 70 घंटे की क्लास होती है, जिसमें नोट्स वगैरह भी सब कुछ मैंने ही लिख के दिए। आपको केवल उनको ध्यान से सुनना था और उन नोट्स को पढ़ना था। तो जिसने सिर्फ वीडियो लेक्चर और नोट्स, उनको भी जैसा मैं बताता था कि इनको ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे याद करो, वो सब भी अगर आपने किया तो 90% क्वेश्चन आपके एज इट इज वीडियो लेक्चर और नोट्स में से आए हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा नोट्स में। बाकी तो जैसे बहुत नॉर्मल है, तो उसमें तो कोई, वो तो हर जगह ही मिलेंगे आपको कि कितने किस तरह की भाषा मैंने लिखी थी। एज इट इज वो भाषा भी उस तरीके से क्वेश्चन में यहां आपसे पूछा गया है। और ओवरऑल देखा जाए, वीडियो लेक्चर और नोट्स को पढ़ लिया, समझ लिया, तो 30 के 30 क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए में से आए हैं। 30 के 30 क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन तो एज इट इज लाइन टू लाइन है, लाइन टू लाइन। और बाकी दो तीन क्वेश्चन है तो आपकी समझ पर थे कि आपने सब कुछ पढ़ा है, समझा है, तो आप उसको सही कर दोगे। उसमें तो किसी नोट्स की जरूरत, किसी की भी जरूरत नहीं, आप ऐसे ही कर देते। तो आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी, आईक्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने नोट्स में आपको, ये जो कोर्स था उसमें बहुत अच्छे से बताए थे, वैसे भी आपको पता होगा। ये जैसे नोट्स हैं जो मैंने ऐप में कोर्स में बनाया था, उसमें नोट्स सब मैंने अपने हाथों से लिख के दिए थे, तो इसमें कोई मिस्टेक भी नहीं है। ये देखिएगा, आईक्यू का सूत्र मानसिक आयु बटा तैथिक आयु इंटू 100, MA बटा CA इंटू 100। और ये एक उदाहरण के माध्यम से भी पूरा समझाया था। तो वैसे ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना था और कुछ भी नहीं करना था इसमें। तो MA बटा CA, तो ये 14/13 MA बटा CA इंटू 100। ये जब आप निकालेंगे इसमें तो आपका क्या आ जाएगा, 107.69। तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, फैक्ट टू फैक्ट पूछा था इन्होंने। सही उत्तर हो जाएगा पावलाव। ये वीडियो लेक्चर का नोट्स में आपको बिल्कुल ये साफ लिखा था, क्लासिक अनुबंध का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसका है, IP पावलाव का। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट आता है, बाल अपराध का कारण है। तो अब ये बहुत सिंपल है, बाल अपराध वाले में पढ़ा है हमने। ये सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि बाल अपराध कोई अपराधी क्यों बनता है बालक। तो उसमें सब चीजें पढ़ी है, ये इतना सिंपल है। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो भी आप ये कर देंगे। अब जैसे बी ऑप्शन देखिए, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना और समृद्ध परिवार। तो क्या ये तीनों कोई कारण है ऐसे कि बाल अपराध हो, नहीं। लेकिन माता पिता में अनबन रहना, जिनके माता पिता में अनबन हमेशा रहती है, वहां फिर जो है बच्चा गलत रास्ते पर बढ़ सकता है। तो ये माता पिता में अनबन रहना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आता है, बालकों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये RTE वाले जो नोट्स यही हैं। अब सारे मैं आपको नहीं दिखा रहा, ये तो बहुत सिंपल है। ये इसमें ये था 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था, इसका डी हो जाएगा। RT एक्ट वाले जो नोट्स हैं उसमें आपको क्या क्या उसकी विशेषताएं थी, तो उसमें यह विशेषता नहीं है 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था, ये वाला नहीं है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी।
14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? ये सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है। ये भी चीज है, प्रोग्राम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन। ये उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? अब ये बहुत सिंपल है, आर्ट एजुकेशन क्यों जोड़ना चाहते हैं? सांस्कृतिक विरासत की सराहना। तो सी हो जाएगा इसका। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो आप देख लीजिए कौन सा है, निरंतरता का सिद्धांत। ये मैंने विकास के जो सिद्धांत लिखे थे, अब बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। जैसे विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, ये सब नोट्स में चीजें लिखी हुई सारी है, ये गर्भाधान से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलती रहती है, ये है निरंतरता का सिद्धांत। ये हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? अब आप इसको इंग्लिश में देखिएगा, साइकोमोटर एक्टिविटी। अब कितना सिंपल है, ये सब भी आपको पढ़ा हुआ है, सब कुछ आपको मैंने नोट्स में लिखा रखा है, एक एक चीज सब कुछ लिखी हुई है कि मोटर एक्टिविटी में कौन कौन सी आती है। तो कौन कौन सी आती है? अब ये इतना सिंपल है, लिखना आता है, खेलना आता है, गेंद फेंकना आता है, ये सब इसमें क्रिया में आता है, जो कोई ना कोई आप एक्टिविटी कर रहे हो। लेकिन सोचना तो ये इसमें नहीं आता। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व को मापने के 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी? अब ये जब मैंने नोट्स बताए थे, जब मैंने पढ़ाया था, तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी कि ये सिर्फ इतना ही पूछेगा, ध्यान में रखना, केटल का है ये, इसका उत्तर सी हो जाएगा, आरबी केटल। और कितना? 16 पीएफ, पर्सनैलिटी फैक्टर। तो इसका सही उत्तर केटल हो जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये नोट्स में, ये एज इट इज यहां मैंने ये एक ही पॉइंट लिखा था इसमें, केटल 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। और ये कहा था, इसको वीडियो बनाते टाइम कहा था कि बस ध्यान रखना, ये नाम पढ़ लो कि 16 व्यक्तित्व कारक किसके हैं, ये केटल वाला, बस इसमें इतना ही पूछेगा। और ये देखिए कहां से इतना बड़े बड़े टॉपिक हैं और ये पॉइंट उठा लिया ये वाला। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट भी देखिए, कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ये सब भी आपके नोट्स में लिखे हुए हैं। ये गिफ्टेड लर्नर, प्रतिभावान के 2 क्वेश्चन आए इस बार। 4-5 पेज के अंदर आपको मैंने ये पूरा पढ़ाया था, टॉपिक जो है 4-5 पेज के नोट्स थे इसके प्रतिभावान शिक्षार्थी के, वो आप पूरा पढ़ लो तो आपके इस तरह से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटता इसमें। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी को विशिष्ट आवश्यकता होती है, बहुत तेज तरार होते हैं ये, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, गिफ्टेड बच्चा, गिफ्टेड लर्नर। तो बाकी तीनों नहीं होंगे इसमें, ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, एक अवास्तविक लक्ष्य है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। इसका उत्तर सी ही जो है वो होगा। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अब क्या इस क्वेश्चन के लिए आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है? अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा हो, अगर आपने, तो ये आपकी समझ पर आधारित था, देखने में लगता है कि हाँ यही होगा, बाकी 3 ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, समस्या समाधान नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व वाला। तो इसकी जो विशेषताएं लिखी थी उसमें ये सब विशेषताएं मैंने आपको नोट्स में लिखाई थी, ये सारी, कि क्या है समस्या समाधान में, क्या क्या पढ़ते हैं हम। पूरा टॉपिक आपने पढ़ रखा है तो यह आ जाएगा कि ये संगीत संबंधी योग्यता के बारे में, ये इसमें नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। बाकी तीनों तो है समस्या समाधान में, लेकिन ये डी वाला नहीं है, संगीत संबंधी वाला, तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की कौन सी विधि है? ये एज इट इज वही नोट्स में से है आपके, आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ है, प्रक्षेपीय है और प्रयोगात्मक विधि है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रक्षेपीय विधि, प्रोजेक्टिव टेक्निक, टेट। अभी आपके नोट्स में ये प्रक्षेपीय विधियों वाला था, ये देखिए जो केटल वाला है इसके नीचे ही था प्रक्षेपीय विधियां, और इसी के अंतर्गत जो है अब आगे आपके ये पूरा है विषय आत्मबोधन परीक्षण, तो ये हो गया टेट।
TAT। तो इस परीक्षण का निर्माण मरे ने 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया था। ये सब कुछ आपको बताया, कितने कार्ड वगैरह कौन से क्या क्या है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है ये। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ा चुका हूं मैं। सांवेगिक चिंतन, अभिसारी, अपसारी और अहमवादी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये देखिए चिंतन वाले जो नोट्स हैं, ये अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, और ब्रैकेट में यहां इसके अलग नाम लिख रखे हैं, आगमनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन। तो ये आ गया, एक समस्या के अलग अलग दिशाओं में हल खोजना अपसारी चिंतन द्वारा किया जाता है। अपनी ओर से नए तथ्य जोड़कर निष्कर्ष तक पहुंचना होता है। तो बस आपसे नाम ही दूसरा पूछा है इसका, अपसारी चिंतन का ही दूसरा नाम सृजनात्मक चिंतन है। इसको आगमनात्मक चिंतन भी लिख सकता था वो। इसके बाद है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें किसी चीज की आपको जरूरत नहीं, आप ऐसे ही कर देते इसको। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था, समझ की क्वेश्चन था। जिस बच्चे ने इतनी बाल विकास साइकोलॉजी पढ़ रखा हो तो वो नेचुरली इसको बिल्कुल सही करेगा, डी होगा इसका। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। और ये नोट्स में मैंने बिल्कुल क्लियर कट आपको लिखा था, ये देखिएगा नोट्स में। ये जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, ये वाला जो टॉपिक था, अब इसके अंदर ये तीन नाम आपको लिखाए थे, सेना विटा परीक्षण, शिकागो भाषा रहित परीक्षण और रेविन कृत प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। ये नाम दिए उन्होंने रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस दे दिया सीधा। तो अब ये वाला पूछ लिया आपसे, और आपसे अशाब्दिक है कौन सा ये तो पूछा ही नहीं है, वो तो केवल ये पूछ रहा है कि ये है कौन से टॉपिक में। टॉपिक का नाम ही पूछ रहा है आपके, तो कौन सा है, इंटेलिजेंस है, बुद्धि। बुद्धि के टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इसको, रेविन वाला। तो ये रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है, पर्सनैलिटी, लर्निंग, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी। कौन सा हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगा। अब कितना आसान क्वेश्चन है, तो सी हो जाएगा, बुद्धि। नेक्स्ट आता है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है सिंपल, और ये पूरा मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है। इसका सही उत्तर क्या होगा, बी होगा, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अब जिस विद्यार्थी ने वाइगोत्स्की को ढंग से नहीं पढ़ा, वो अनुकरण वाला भी करके आ सकता है। हो सकता है आप में से कईयों ने किया भी हो, अगर वाइगोत्स्की आपने ढंग से नहीं पढ़ा है। अब ये नोट्स में मैंने बिल्कुल क्लियर कट पढ़ा रखा है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। ये देखिएगा, ये वाइगोत्स्की वाले नोट्स हैं। वाइगोत्स्की ने बताया कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतरवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में होता है, अर्थात बालक अपने सामाजिक वातावरण में उपस्थित लोगों से अंतःक्रिया करते हुए अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाता है। तो उपस्थित लोगों में ये एडल्ट, वयस्क, समवयस्क सब आगे, अंतःक्रिया करते हुए। तो ये वाला जो है, बाकी इसमें आगे और डिटेल में तो पूरा सिद्धांत है। आपसे तो केवल इतना ही पूछा है इसने, इससे ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं। तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। नेक्स्ट है, किस मनोविज्ञान के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा। इसका सही उत्तर है बिने। ये बिने और साइमन का नाम एक साथ आता है। ये देखिएगा नोट्स में, बुद्धि का पहला परीक्षण बिने व साइमन ने किया था 1905 में फ्रांस में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सबको आता होगा, सबका सही हुआ होगा ये तो। नेक्स्ट है, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों का, फिर से आ गया गिफ्टेड चिल्ड्रन का। तो मैंने आपको देखिए दोनों क्वेश्चनों में जो पहले भी प्रतिभाशाली वाला था, कितनी समानता है इनमें। क्यों, तो उस बच्चे के लिए क्या प्रयास किया जाएगा, गिफ्टेड चिल्ड्रन। मैंने आपको बताया विशिष्ट उसको आवश्यकता होती है, विशिष्ट कक्षाएं और प्रोत्साहन। और अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा होगा, मान लीजिए आपने गिफ्टेड चाइल्ड पढ़ा ही नहीं है, फिर भी आप सोचिए प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान के लिए पढ़ाने की धीमी गति, दंड देना, ध्यान नहीं देना, ये वैसे ही नहीं बैठते। अंडरस्टैंडिंग भी अगर किसी विद्यार्थी की अच्छी हो तो भी सही हो जाएगा, विशिष्ट कक्षाएं और प्रोत्साहन।
नेक्स्ट है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षा न्यूनतम सप्ताह है। ये बिल्कुल आपके फैक्ट टू फैक्ट पूछा है, आपको वही नोट्स में से आपका बिल्कुल डिट्टो आया है। ये 45 ये भी सबका सही हुआ होगा। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने और उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? बहुत ही सिंपल सा, क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान 5-6 पेज के अंदर नोट्स में मैंने आपको पढ़ाया है, पूरा समझाया है। तो बहुत ही सिंपल सा है, ये क्रियात्मक अनुसंधान होगा इसका। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित क्रिया प्रसूत, अंतर्दृष्टि, शास्त्रीय अनुबंधन और संज्ञानात्मक। अब यह भी आपके नोट्स में से है, सही उत्तर होगा इसका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये देखेगा नोट्स में, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसका है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत B.F. स्किनर का। अब इनमें ये सारे इनके नाम, ये सब इसमें मैंने आपको पूरा ये पैराग्राफ में, अब ये आपका पढ़ा हुआ है तो आपका सारा सही होगा। इस प्रक्रिया में अधिगमकर्ता को पहले कोई ना कोई क्रिया करनी पड़ती है, यही अनुक्रिया पुनर्बलन उत्पन्न करने में माध्यम का कार्य करती है। पुनर्बलन प्राप्त होने पर सीखने वाला उसी व्यवहार की पुनरावृत्ति करता है जिसके परिणाम स्वरूप, ये देखिएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। व्यवहार की यह पुनरावृत्ति उसे फिर पुनर्बलन प्राप्त कराती है और वह फिर अधिक गति से अपने व्यवहार की पुनरावृत्ति करता है, इस प्रकार से अंत तक, और ये आगे फिर पूरा है। तो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ का सार दे दिया परिणाम वाला, ये लो। तो इस तरह से आपको एक एक चीज मैंने पूरा सब कुछ लिख के दिया है, नोट्स में सब समझाया है। सारे वीडियो लेक्चर में तो बहुत डिटेल में समझाया है, ये तो केवल नोट्स में से ही बता रहा हूं आपको। तो इसका हो जाएगा क्रिया प्रसूत। नेक्स्ट है जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है। ये टॉपिक पढ़ाते टाइम मैंने बहुत बोला था, ये सब टर्म, इनके इंग्लिश टर्म भी ध्यान में रखना। उस वीडियो में पता नहीं कितनी बार रिपीट की थी ये बात। तो स्कीमा द एक्सटर्नल वर्ल्ड, सही उत्तर क्या होगा इसका? ए हो जाएगा आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। इंग्लिश टर्म याद करने इनके बहुत जरूरी हैं, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है, हिंदी में कोई भी आ सकता है। सही उत्तर इसका ए होगा आत्मसातीकरण। ये रहा आपको पूरा समझाया था एक एक चीज। एसिमिलेशन, जिसमें व्यक्ति नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान योजनाओं में शामिल कर लेता है, अर्थात व्यक्ति नए ज्ञान को पुराने स्कीमा में आत्मसात कर लेता है। तो नए ज्ञान को, तो स्कीमा के आधार पर जो नया ज्ञान एक्सटर्नल वर्ल्ड जो प्राप्त कर रहा है, तो नए ज्ञान को आत्मसात कर लेता है स्कीमा में, यही चीज कहलाती है आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। तो अब ये चीज आपने सारे इनमें डिफरेंस सब आपको बताए थे, समांजन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है, ये ऊपर नोट्स में ये देखिए अनुकूलन, एडेप्शन क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, ये सब चीजें आपको सारी समझाई थी। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? प्रोजेक्टिव टेस्टिंग, ये भी मैंने आपको लिखा रखा है। अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया स्वतंत्रता, व्यक्ति परक प्रत्यक्षण और वस्तुनिष्ठ व्याख्या। तो वस्तुनिष्ठ तो कैसे होगी, उसमें बात पूरी सब्जेक्टिव होती है, ये तो आप जानते ही हैं। प्रक्षेपीय परीक्षण जो होता है, क्या होता है ये प्रक्षेपीय परीक्षण, होता क्या है? ये देखिएगा, प्रक्षेपीय विधियां, प्रोजेक्टिव मेथड, इन विधियों द्वारा परोक्ष रूप से व्यक्तित्व की माप होती है। इन परीक्षणों में व्यक्ति के समक्ष कुछ अस्पष्ट, ये देखिए अस्पष्ट, ये टर्म आ गया, असंगठित उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं और उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति अनुक्रिया करता है, ये आ गया। तो ये सारी चीजें जब उसके समक्ष कुछ प्रस्तुत किए जाते हैं वो सब सब्जेक्टिव है। तो इन अनुक्रियाओं के सारे व्यक्ति अचेतन रूप से अपनी इच्छाओं, त्रुटियों और मानसिक संघर्षों को प्रक्षेपित करता है। तो ये आप क्वेश्चन करते हैं तो ये आपका सही होता है अगर आप अच्छे से इसको याद रखते हैं, एक एक वर्ड को समझते हैं, जो मैंने ये टर्म लिखी एक एक नाम जो है। तो ये अस्पष्ट उद्दीपक हो गया, फ्रीडम टू रेस्पॉन्ड, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, और सब चीज सब्जेक्टिव रूप में ही है ये। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा वस्तुनिष्ठ, ये वाला वस्तुनिष्ठ जो है ये हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आता है अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है, इन परिस्थितियों का सही क्रम है। अब ये मैंने आपको पूरा सब चीजें लिख रखी है नोट्स में, अगर आपने नोट्स पढ़े हो तो आपका कोई सा गलत नहीं होगा।
ये देखिएगा, ये बांडुरा वाला टॉपिक है जो आपके नोट्स में है। मॉडलिंग की संज्ञा दी जाती है। मॉडलिंग की प्रक्रिया के 4 आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं। पहला है अवधान, अटेंशन। दूसरा है धारण, रिटेंशन, इसको स्मृति भी कह देते हैं। तीसरा है अनुकरण, तो इमिटेशन या पुनः प्रस्तुतिकरण। ये देखिए सब ओब्लिक में कितने नाम लिख रखे हैं। रिप्रोडक्शन, अब इसने वहां रिप्रोडक्शन वर्ड का यूज कर दिया। और फोर्थ है पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। तो सीक्वेंस आपको पता है, पहले अटेंशन है, फिर दूसरा रिटेंशन है, तीसरा रिप्रोडक्शन हो गया, चौथा फिर लास्ट में जो बचा वो चौथा है। तो आप इंग्लिश में देखिएगा, अटेंशन, फिर रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और लास्ट में मोटिवेशन। तो ये सी हो जाएगा इसका, ये सी हो जाएगा। अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा, सी सही है इसका। नेक्स्ट आता है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? यह भी आपको नोट्स में पढ़ाया हुआ था, स्वप्न विश्लेषण विधि। यह हो जाएगा इसका सही उत्तर बिल्कुल। ये देखिएगा नोट्स में अचेतन की विधियां, ये सब लिखा हुआ है। ये स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस, और भी अचेतन की विधियां हैं। मुक्त साहचर्य विधि भी है, सम्मोहन भी आती है। तो इसमें तो एक ही ऑप्शन था स्वप्न विश्लेषण, बाकी 3 तो अचेतन की नहीं है। तो सही उत्तर जो है वो ऑप्शन कौन सा है? फिर स्वप्न विश्लेषण होगा। सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है, सब समझाया हुआ है ये। तो कौन सा हो जाएगा? स्वप्न विश्लेषण हो जाएगा। क्या है एडीएचडी का अर्थ क्या है? तो अभी देखिएगा, ये तो जस्ट मैंने 5-6 दिन पहले जो बाल विकास का आपको ये बताया था, कुछ वीडियो बनाए थे मैंने, उसमें यह बताया था कि जो पहली यूनिट है बाल विकास वाली, उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, मतलब एग्जाम से पहले देख के जाने हैं। उसमें मैंने एडीएचडी का नाम दिया था। अगर वो वीडियो आपने देखा है, और बाकी नोट्स में तो आपको कराया ही है। एडीएचडी, तो क्या है ये एडीएचडी? ये देखिएगा, साइको के कोर्स में विकासात्मक विकार वाला टॉपिक जो पढ़ाया था मैंने, डेवलपमेंट डिसऑर्डर, इसमें बहिकरण विकार, आंतरिकीकरण विकार, और यहां ये देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है? एडीएचडी, अटेंशन। ये इतना ही सफिशिएंट है, ये भी अगर आपको याद था तो इतना ही होता। अवधान न्यूनता, अति सक्रियता विकार, यानी ध्यान नहीं बन पाना। अवधान में क्या था कि ध्यान नहीं बन पाता, वही अटेंशन वाला। तो अब इसमें देख लीजिए एडीएचडी का अर्थ क्या है। ये रहा, चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान विकार वाले बालक। कितना प्यारा क्वेश्चन है और कितना अच्छा क्वेश्चन आया है आपके, सी हो जाएगा इसका। उसके बाद है, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों। देखिएगा ये बहुत अच्छे से मैंने यूट्यूब पे भी समझा रखा है आपको, ये कोर्स में भी समझा रखा है। निदान कहते किसको है? तो विशेषताएं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया वो होता है निदानात्मक परीक्षण। बहुत अच्छे से समझा रखा है, हर जगह कितनी बार समझाया होगा। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। आप चाहे पॉलिटी पढ़ो, चाहे ये साइको, ये बाल विकास वाले पढ़ो, कोई सा भी पढ़ लो आप, ये तो हर जगह आता है। जीके में हर जगह क्वेश्चन आता है, 86वां संविधान संशोधन। तो ये हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन है, और मेरा तो ये मानना है कि आपके हो सकता है 30 में से 30 भी सही हो। आप में से कई विद्यार्थी ऐसे 100% निकलेंगे जिनके 30 में से 30 सही होंगे। कम से कम 27-28 तो सही आपके होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और नहीं करते भी कम से कम 25 तो सही होंगे ही होंगे। तो आपके कितने सही हुए हैं 30 में से, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो इसकी कितनी कट ऑफ रहेगी इनके एग्जाम की, वो 1-2 दिन के अंदर आपको बता देंगे, क्योंकि अभी बच्चों के रुझान आना शुरू होंगे। जो मेरा आंकलन है वो तो मैं कर चुका हूं कि बच्चों का क्या रहेगा, ये मेरा क्या आंकलन है वो तो मैं कर चुका हूं। लेकिन अब बहुत सारे विद्यार्थियों के भी नंबर जानने जरूरी है। कम से कम हजारों विद्यार्थी, सैकड़ों विद्यार्थियों के नंबर जानेंगे। तो मेरे हिसाब से तो कट ऑफ जो है वो पिछली बार से तो ज्यादा ही जाएगी, जो मुझे लग रहा है। और बाकी तो देखते हैं, इसमें अभी 1-2 दिन के अंदर आपको कट ऑफ वगैरह भी बता देंगे। तो मेरा जो आंकलन है इस पेपर के अनुसार, जैसा मैंने आपको पढ़ाया है और जितना विद्यार्थियों ने तैयारी की होगी, मेरे अनुसार 30 में से कम 25 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए इस पेपर में।
अगर इस पेपर में कोई 17-18 क्वेश्चन पर आकर स्टॉप हो रहा है तो फिर मान लीजिए उसकी कोई तैयारी नहीं है, उसने कोई पढ़ाई नहीं की। 24-25 तो आपके कम से कम सही होने चाहिए, जो मुझे लग रहा है, जो एक मेरा आकलन है इस पेपर का। बाकी 30 में से 30, ये पेपर तो 30 में से 30 वाला है, मतलब मेरा मान के चल रहा हूं 30 में से 28 तो हो जाने चाहिए। बाकी फिर आप बताइएगा कमेंट करके आपके कितने सही होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है और पेपर देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है, मेरी आत्मा को बहुत संतुष्टि मिली है मुझे। तो आपको फिर से ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो मेहनत की है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट, आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।